Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 230, that is audit documentation. If you want these notes, these are given in the description box below, and yeah, let's start with this essay quickly. This is a very small essay, very easy essay, so let's cover it up. So essay 230 is related to audit documentation. सबसे पहले तो इस चैप्टर का इस essay का ब्रीफ समझ लेते हैं. essay के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो essay के अंदर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात की है कि जब भी एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो उसको ऑडिट के प्रोसीजर्स का या कोई भी उसको एविडेंसेस मिलते हैं या फिर जिस भी बेसिस पर वो अपनी कंक्लूजन्स फॉर्म कर रहा है उन सभी चीज़ों का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करके रखना होता है. सपोज ऑडिटर ने कोई प्रोसीजर अप्लाई करा किसी भी चीज़ पर कि मुझे इस चीज़ को ऐसे चेक करना चाहिए, मुझे इसके लिए ऐसी कन्फर्मेशंस लेनी चाहिए, ईदर इंटरनल फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज और फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे भी ले रहा है उन सभी चीज़ों को ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत होती है. इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिटर को फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 7 ईयर्स तक रिटेन करके रखना होता है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी को 8 ईयर्स तक रिटेन करना होता है, लेकिन ये जो है वर्किंग पेपर्स की बात हो रही है जिनको हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कॉमनली हम वर्किंग पेपर्स के नाम से जानते हैं. तो वर्किंग पेपर्स को ऑडिटर को एटलीस्ट 7 ईयर्स तक रिटेन करके रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है ना आगे जाके कोई पीयर रिव्यू हो जाए, क्वालिटी रिव्यू हो जाए, उस टाइम पर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई भी ऐसा उस पर एलिगेशन लगाई जा रही है कि वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था कोई भी काम करते हुए, तो वो उस चीज़ को प्रूव कर पाए कि नहीं मैंने सारे के सारे प्रोसीजर्स अच्छे से अप्लाई किए थे एंड जो मुझे करना चाहिए था उस सर्कमस्टांस में, उस सिचुएशन में मैंने वो सारे के सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करे थे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. ये सभी प्रूव करने के लिए ऑडिटर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ वर्किंग पेपर्स होने चाहिए जिसको बेसिस बनाकर एक तो ऑडिटर अपनी कंक्लूजन्स रीच कर पाएगा, दूसरा इसकी हेल्प से वो प्रूफ कर पाएगा कि कभी भी अगर उसको इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि ही वॉज ग्रॉसली नेग्लिजेंट फाइल डूइंग दी ऑडिट, तो वो इस चीज़ को प्रूफ कर पाए. ऑल्सो जब भी वर्किंग पेपर्स बनाए जाते हैं ना तो हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है. ईजी कैसे हो जाता है? हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ होता है. सपोज़ मैंने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसमें मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए किस सीक्वेंस में सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया है, दैट विल ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड बाय मी. तो मुझे पता होगा ना कि अगर मैं किसी स्टेप पर अटक रही हूँ तो इससे पहले मैंने लास्ट क्या किया था, या मैंने अपना काम किसी को करने के लिए बोला है, डेलीगेट किया है अपने स्टाफ में, अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो वो टीम मेंबर्स अगर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होंगे तो देयर विल बी अ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ कि हाँ उन्होंने किया है नहीं किया, कौन से पॉइंट पे कहाँ पर वो मिस कर चुके हैं, उनके वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन से प्रोसीजर्स को सही से अप्लाई किया है, नहीं किया है, और क्या क्या उन्होंने सोचा वाइल डूइंग दैट ऑडिट. तो कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी ऑडिट में कर रहे हो, यू हैव टू मेंटेन दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेम. अगर आपने कुछ भी काम किया है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो आप बताओ आप उसको प्रूफ कैसे करोगे कि आपने वो काम किया है. तो इसीलिए अगर आपने कोई काम किया और आप उसको प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ वर्किंग पेपर होना चाहिए. हो सकता है मैंने आज कोई काम किया और अगले साल ऑडिट करते हुए मुझे उस पिछले वाले साल में जो मैंने काम किया था उससे रिलेटेड कुछ वर्किंग पेपर्स देखने की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे कि मैं नेक्स्ट ईयर का ऑडिट भी प्लान कर पाऊँ और आगे प्रोसीड कर पाऊँ, है ना. ऐसा हो सकता है. तो मुझे किसी फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अपने पिछले साल के या हो सकता है उसी साल के ऑडिट के वर्किंग पेपर्स का यूज़ करना पड़ जाए. मैं अपना काम रिव्यू करवा रही हूँ तो जो बंदा मेरा काम रिव्यू कर रहा है उसको हो सकता है ना वो बोले कि अपने वर्किंग पेपर्स दिखाओ कि आपने ये पूरी वर्किंग किस तरीके से की है, किस ऑर्डर में की है, किस सीक्वेंस में की है. बिल्कुल हो सकता है. तो इसीलिए मुझे कभी बाद में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है. फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आई मे रिक्वायर दीज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अगर मैंने किया होगा तभी मैं वो शो कर पाऊँगी. तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट योर वर्क. डॉक्यूमेंट नहीं किया तो मतलब कैसे प्रूफ होगा कि आपने काम किया है. ठीक है, अब बात आती है कि अब मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मुझे क्या क्या रखना होता है, मुझे कैसे पता चलेगा. तो देखो जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो उन सभी का क्या नेचर, क्या टाइमिंग, क्या एक्सटेंट था, वो सभी आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाना पड़ता है. क्या क्या आपको ऐसी चीज़ें लगी, क्या क्या सर्कमस्टांसेस लगे जहाँ पर आपको लगा कि मुझे ये प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, किस वजह से आपको डाउट अराइज हुआ, आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम कर रहे थे, तो कहाँ कहाँ पर आपको लगा कि ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं, ये स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिनके ऊपर मुझे ये वाले प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए बेस्ड अपॉन द रिस्क हो सकता है या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो मैं प्रोसीजर कर रही हूँ. सो आई हैव टू डॉक्यूमेंट द सेम कि मैंने उस प्रोसीजर को कितने एक्सटेंट तक परफॉर्म किया है,
मेरा काम किसने रिव्यू किया है, कब रिव्यू किया है, मैंने काम कब किया था और किसने किया था। अकाउंटेबिलिटी रहती है ना, अगर पता हो किसने काम किया था तो अगर आपको कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड या आपको लगता है कोई काम गलत हुआ है तो आप उसी टीम मेंबर को जाकर पूछ सकते हो कि आपने ये वाला प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया था, यहाँ जो लिखा है वो गलत लग रहा है। तो तब का आप पूछ पाओगे जब आपके पास उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होगा। आपने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, आपने उस पर NTE डिसाइड किया, यू परफॉर्म दी प्रोसीजर्स, बट आपको उसका रिजल्ट क्या आया वो भी तो बताना पड़ेगा ना। आपकी फाइल के अंदर पेपर्स लगे हुए हैं कि मैंने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, ठीक है। अब ये मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे और इतना इतना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट रखा था इन प्रोसीजर्स का, ठीक है। इसके बाद आपने ये पेपर ही नहीं लगाया कि इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट क्या आया, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपसे हर कोई पूछेगा भाई आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, ठीक है, हाँ मैंने किए थे, क्या रिजल्ट आया, पता नहीं, पता नहीं कि आपने बता दिया कि ये रिजल्ट आया था, उन्होंने कहा दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपके पास नहीं है। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर्स दैट यू हैव परफॉर्म्ड, ठीक है। आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करते हुए आपको कुछ बैलेंस कन्फर्मेशंस चाहिए थी, आपने बैलेंस कन्फर्मेशन ली, वहाँ से आपको कोई डॉक्यूमेंट आया एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस, आपको उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपनी फाइल के अंदर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। या आपका अगर सॉफ्ट कॉपी में सेव होता है तो आपको सॉफ्ट कॉपी में उसको सेव करना चाहिए था, उसकी एक कॉपी रखनी चाहिए थी, नहीं रखनी चाहिए थी, बिल्कुल रखनी चाहिए थी। तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे ना कि मैंने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लिया था और ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का रिजल्ट है, राइट। तो आपको सारे के सारे एविडेंसेस जो भी आप गैदर कर सकते हो उन सभी को गैदर करना है। अच्छा, ऑडिट कर रहे हो, यूजुअल ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ना कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रही हैं। अब कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आप देखो कि क्या वो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रही हैं। अगर आपको लगता है मैटर सिग्निफिकेंट है तो जो भी मैटर आपको सिग्निफिकेंट लगता है दैट यू हैव टू डॉक्यूमेंट कि मुझे ये मैटर दिखा था वाइल परफॉर्मिंग दी प्रोसीजर्स, वाइल डूइंग दी ऑडिट, और मुझे इस पर लगता है कि आगे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। सो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट द सेम। आपको क्या करना होता है, आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं एंड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एंड बेस्ड ऑन दोज एविडेंसेस यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन कैसे फॉर्म करते हो, बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स दैट यू हैव रीच्ड, which is again based upon the evidences that you have collected, the procedures you have performed. So that is why the conclusion का बेस क्या है, किस बेसिस पर आपने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है, इस वाले आइटम में गड़बड़ है, इस वाले आइटम में बिल्कुल ठीक है, कैसे किया, व्हाट वाज द बेसिस फॉर योर कंक्लूजन, किस बेसिस पर डिसाइड किया कि सब सही है या सब गलत है, उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जाना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में या नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं जिससे मुझे पता चले कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो दैट विल डिपेंड कि देखो मेरे को अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट कितना रखना है, थोड़े से काम चल जाएगा, ये ज़्यादा रखना पड़ेगा, एक्सटेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, क्या फॉर्म होनी चाहिए। सो इन सभी को अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट कर रही हूँ उसका नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो हो सकता है ना कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ रहे होंगे, तो कम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ रहा होगा, हाँ, लेकिन जितना ज़रूरी उतना तो मैं करूँगी, जैसे कि मुझे एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि हाँ सब कुछ सही है, उतना तो मैं करूँगी। बट हो सकता है ना अगर मैं उसको कंपेयर करूँ किसी ऐसी एंटिटी के साथ जिसका ऑडिट करने में मुझे बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो दैट विल डिफर कि मैं किस टाइप की एंटिटी का ऑडिट कर रही हूँ, क्या साइज़ है उस एंटिटी का, किस तरीके की इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही है, वहाँ पर मुझे कितने प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं, मुझे उसके कंट्रोल्स कैसे चेक करने पड़ते हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, क्या क्या करना पड़ता है, सभी का मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। बट दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। ऑल्सो हो सकता है कुछ लॉ की रिक्वायरमेंट है कि इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन आपको करना ज़रूरी है, या इस तरीके की एंटिटी पर रिक्वायरमेंट है कि उन्हें ये वाला काम करना था, मैंडेटरी था उनके लिए, तो उस चीज़ को उन्होंने किया है नहीं किया, इस चीज़ को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इंश्योर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स लगाओगे तो आपको उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म में करना है, किस कंटेंट, क्या कंटेंट रखना है और उसका क्या एक्सटेंट रखना है, राइट। नेक्स्ट,
आप अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे थे, आपको कुछ रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुए, SA 315 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। अगर आपने नहीं किया है तो आप रेफर कर सकते हैं ऑडिट की प्लेलिस्ट, उसके अंदर वी हैव कवर्ड SA 315 जिसमें हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल्स। तो उस केस में आपको कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो आपको वो रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं, किस बेसिस पर हो रहे हैं, कितने रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, वो सभी कुछ करने के बाद देखो कितना कंट्रोल रिस्क है, कितना इनहेरेंट रिस्क है, किस टाइप का है, कैसे हो रहा है। अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है दैट विल डेफिनेटली डिमांड सम डॉक्यूमेंटेशन दैट यू नीड टू डू। अच्छा, और आपने ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरीके के परफॉर्म किए हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देखो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करो। आपका एंगेजमेंट किस टाइप का है, एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिटिंग एंगेजमेंट है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, आपका सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सब्सिक्वेंट ऑडिट एंगेजमेंट है, आप सब चीज़ें देखो किस टाइप का एंगेजमेंट है, आपको कितना आपका स्कोप है ऑडिट का, उस हिसाब से यू विल डिसाइड कि मुझे कितना डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई कर रही हूँ, मेरे ऑडिट एविडेंसेस जो मैं ऑब्टेन कर रही हूँ उनका कितना सिग्निफिकेंस है। अगर ऑडिट एविडेंसेस जो आपको ऑब्टेन हो रहे हैं वाइल परफॉर्मिंग दी ऑडिट, वाइल परफॉर्मिंग दी प्रोसीजर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा गुड इंडिकेटर्स हैं कि सब कुछ सही है या सब कुछ बहुत बेकार है, तो आपको उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। किस तरीके से डॉक्यूमेंट करोगे दैट विल डिसाइड कि आप आगे की प्रोसीजर, देखो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाता है कि काम या जो वो मैटर है वो कितना सिग्निफिकेंट है और कितना नहीं है। कुछ होते हैं नॉर्मल चीज़ें, जस्ट बैलेंस कन्फर्मेशन लेना है, बैलेंस कन्फर्मेशन लिया और फाइल में उस चीज़ का डॉक्यूमेंट लगाया, खत्म। बट कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत है, तो दैट विल डिपेंड कि आपने एविडेंसेस कैसे कलेक्ट किए हैं, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है ना। आपने ऑडिट का आपका जो स्कोप है उससे पता चलता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपका ऑडिट का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा आपको प्रोसीजर्स डिटेल में करने की ज़रूरत है, तो आपको हो सकता है ना गलतियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, मिल जाएँ ज़्यादा, राइट। आपने किस तरीके से ऑडिट को परफॉर्म किया, व्हाट आर द टूल्स दैट यू हैव यूज्ड टू डू द ऑडिट, व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी दैट यू हैव अप्लाइड, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली समझ रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की बात अगर मैं करूँ तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मुझे कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, मैंने उन मैटर्स को डिस्कस किया विद द मैनेजमेंट और विद द TCWG, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, अगर उसमें कुछ चेंजेस थे तो क्या थे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उन केसेस में मुझे क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, क्योंकि सर्कमस्टांस ही स्पेसिफिक है, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। आपके जो जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स थे आपने उनको परफॉर्म ना करके कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म किया, रीज़न बीइंग कुछ आपको ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिस पर बेस्ड आपको लगा कि मुझे दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना चाहिए, विच विल गिव मी मोर रीजनेबल एश्योरेंस टुवर्ड्स दिस, डेफिनेटली यू विल परफॉर्म दैट। बट आपने क्या किया, जो जनरली एक्सेप्टेड थे उससे डेविएट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यू हैव टू कीप अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेम। क्यों किया भाई, क्यों किया डिपार्चर, क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया इसकी जगह। अच्छा, और हो सकता है कुछ ऐसे ऑडिट करने के बाद मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, सब कुछ ठीक था, बट मुझे उसके बाद कुछ ऐसे मैटर्स मिल गए, होता नहीं है जनरली बट हो सकता है ना कि ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि जो कि मेरी रिपोर्ट को गलत साबित कर देंगी, गलत है वो, मेरी रिपोर्ट ही गलत है उस सिचुएशन में। तो उस केस में क्या होगा, आप बताओ कि मेरे को कौन से ऐसे क्यों लगा मुझे कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट गलत है, ठीक है, मिसलीडिंग हो सकती है टू द शेयर होल्डर्स, टू द स्टेक होल्डर्स। इस चक्कर में मेरे को क्या करना पड़ा, ऐसे मैटर्स मिले तो मुझे मॉडिफिकेशन करने का रीज़न लगा, मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स लगा परफॉर्म करने चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया बिल्कुल कि प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ऑडिट करते हुए मुझे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑडिट किया है, अच्छे से किया है, कैसे पता चलेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा, वर्किंग पेपर्स को देख कर पता चल जाएगा किस तरीके से ऑडिट किया गया है। अब ये जो वर्किंग पेपर्स हैं, ये वर्किंग पेपर्स सबके साथ शेयर करे जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट के साथ लगाए जाते हैं। ये वर्किंग पेपर्स सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं, ये किसी को भी देने के लिए लाइबल नहीं है ऑडिटर। ऑडिटर चाहे अपनी मर्जी से, अगर उसको किसी ने रिक्वेस्ट किया और ऑडिटर को लगता है कि उसको उसके साथ शेयर कर देना चाहिए, तो दैट कैन बी डन ओनली व्हेन द ऑडिटर इज़
हिमसेल्फ विलिंग टू शेयर, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को बिल्कुल फॉलो करना है, ऑडिटर को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि उसके वर्किंग पेपर्स उससे ले कोई भी, ऑडिटर चाहेगा तो ही देगा या फिर लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देना कंपल्सरी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है तो उसके लिए आपने कुछ वर्किंग पेपर्स बनाए कि आपको कैसे पता चला ना फ्रॉड के बारे में, और आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो सीजी को रिपोर्ट करना होता है, ऐसे 240 हम करेंगे। ऐसे अगर आपको फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द सीजी को बताओगे तो ऑब्वियसली सम प्रूफ्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो उस केस में अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में द ऑडिटर कैन और शुड गिव दी वर्किंग पेपर्स टू द इन केस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। देयर इज़ नो अदर थिंग जिसके अंदर ऑडिटर को कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा। दिस इज जस्ट नो, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन द ऑडिटर टू डू द सेम, ठीक है। अगर ऐसे 300 के हिसाब से हम देखें, ऐसे 300 के अंदर लिखा था कि अगर कोई सक्सेसर ऑडिटर आता है तो वो प्रीडिसेसर ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर्स मांग सकता है। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर चाहे तो वो वर्किंग पेपर्स दिखा सकता है, जिससे कि जो सक्सेसर ऑडिटर है उसको पिछले साल कैसे ऑडिट हुआ था, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए थे, उसके बारे में पता लगे, लेकिन कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग पेपर्स दिखाने से क्या कहीं पर भी ऐसा होगा कि जो भी काम ऑडिटर ने किया है उसकी वैलिडिटी पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि उसने जो काम किया वो तो वैलिड ही नहीं था, बिल्कुल बेकार काम किया है? नहीं। जहां उसने एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करी थी उस केस में उसकी इंडिपेंडेंस पर आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्किंग पेपर्स विच ही हैज़ डिस्क्लोज्ड, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सो मैंने आपको ब्रीफली एक बार ये ऐसे 230 बताने की कोशिश करी है, इनफैक्ट मैंने काफ़ी हद तक तो डिटेल में एक्सप्लेन ही कर दिया है, बट स्टिल हम एक बार साथ में कवर अप करेंगे नोट्स के साथ, और जहाँ जहाँ लगेगा मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द नोट्स। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम कॉमनली बोलते हैं वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड्स ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड एंड द ऑडिट कंक्लूजन्स रीच्ड। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड की बात करें तो ऑडिट प्रोग्राम, जैसे कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं ना कि क्या क्या प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करने का सोच रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल प्रीलिमिनरी engagements or the preliminary analysis of the same, जो हमने प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन किया है उसके बेसिस पर हमें जो प्रोसीजर्स अभी लग रहे हैं वो हम अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर लिख देते हैं, है ना। तो ऑडिट प्रोग्राम विल बिकम अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड में फॉर एग्जांपल रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेते हैं हम फ्रॉम द मैनेजमेंट, TCWG, BRS बनवाते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस लेते हैं फ्रॉम द डेटर्स, क्रेडिटर्स और भी लोगों से, ठीक है, मिनट्स, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स। तो ये सारे क्या बन जाते हैं? हमारे एविडेंसेस। एविडेंसेस हमने कलेक्ट करे हैं तो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट, ऑडिट कंक्लूजन्स रीच्ड। कंक्लूजन्स जो भी आपकी आएंगी, जो भी कंक्लूजन्स पर आप पहुंच रहे हो, दैट विल बी मेंशन्ड इन योर ऑडिट रिपोर्ट। आप उसमें अपना ओपिनियन बताते हो, ठीक है। तो उसकी वो दैट ऑडिट रिपोर्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो दिस इज द रिकॉर्ड। व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कॉमनली नोन एज द वर्किंग पेपर्स. It is a record of audit procedures performed. For example, the audit program, the audit evidences collected. For example, the written representations, bank reconciliation statements, external confirmations, minutes, and the audit conclusions reached. For example, the audit report. Right? What is the purpose of audit documentation? So, audit documentation is required for any future reference, for the timely completion of audit, efficient and effective audit. effective results मिले, efficiently किया होगा, efforts अच्छे से डाले होंगे तो आपका audit अच्छे से होगा. The accountability of the engagement team members, अकाउंटेबल रहेंगे ना, उसमें लिखा होगा किसने काम किया है, किसने काम किया है तो आप उसी से पूछोगे क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, वेदर इट वाज डन इन अ राइट वे और नॉट, एज पर द ऑडिट प्रोग्राम और नॉट, राइट। पीयर रिव्यू करवाना है, क्वालिटी रिव्यू करवाना है, तो इस केस में भी आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आएगा। आप उसके थ्रू शो कर सकते हो कि आपने ऑडिट अच्छे से किया था, ठीक है। सेफगार्ड इन केस ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, आपके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं नेग्लिजेंस का कि आपने नेग्लिजेंटली काम किया है, तो आप कैसे सेफगार्ड कर पाओगे अपने आप को? तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। ये सब आर्टिकलशिप में हम देखते ही हैं, हम करते भी हैं प्रैक्टिकली अगर आपने ऑडिट किए हुए हैं। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
किस तरीके से बनाना है, क्या कंटेंट होना चाहिए और किस एक्सटेंट तक हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना होता है. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सफिशिएंट सो एज टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू इवैल्यूएट the NTE of procedures performed, identify the characteristics of specific items, who performed the work and when. कब किया, किसने किया, कैसे पता चलेगा? जब आपके पास डॉक्यूमेंटेड होगा. Who reviewed and when, रिव्यू किसने किया था और कब किया था. हो सकता है ना बहुत टाइम हो गया, उसमें कुछ चेंजेस भी हो चुके हैं, उसके बाद रिव्यू नहीं करवाया गया. सो दैट विल ऑल बी नोन ओनली व्हेन यू हैव द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, प्रोसीजर्स अब करे पर प्रोसीजर्स के रिजल्ट का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा तो कोई फायदा होगा नहीं. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट द सेम कि रिजल्ट क्या आया ऑफ द प्रोसीजर्स दैट यू परफॉर्म्ड, एविडेंसेस कलेक्टेड व्हाइल डूइंग द ऑडिट एंड एनी सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव बीन नोटिस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट. तो वो आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स ऐसे कौन से हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना भी ज़रूरी है. बेसिस ऑफ द कंक्लूजन्स रीच्ड, कंक्लूजन किस बेसिस पर आपने दी है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर कंक्लूजन एंड द ओपिनियन देयर ऑन. सो यू नीड टू प्रेजेंट और यू नीड टू कीप द डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेम. सो फटाफट से क्विकली रिवाइज करें. व्हाट आर द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. फर्स्ट वन इज द NTE ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, सेकंड वन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, third one is the evidences collected, and fourth is significant matters noticed during the audit, and the last one is the basis of conclusion. Next, what are the factors affecting the form, content and extent of documentation. ऐसे कौन से factors हैं जिसकी वजह से हमारा फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होता है. कौन से फैक्टर्स होते हैं. सो मेरी एंटिटी का या मैं जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रही हूँ उसके बिजनेस का नेचर एंड साइज कैसा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी एप्लीकेबल हैं, रिस्क्स ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो मुझे आइडेंटिफाई हुए हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ माई ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइप ऑफ एंगेजमेंट इन विच आई एम इन्वॉल्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, कितने सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उस बेसिस पर डिसाइड होगा. अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे तो ज़्यादा आगे प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा उनका NTE रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा ऑब्वियसली बात है कि मेरा फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल इंक्रीज. स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स कौन से यूज़ किए गए हैं. सो लेट्स क्विकली ट्राई टू learn this. Factors affecting the form, content and extent of documentation. First one is the nature and size of client's business. Second one is the legal and regulatory requirements which are applicable to the entity. Third one is the identify the risks of material misstatements. Fourth, nature of audit procedures. Fifth, type of engagement, significance of audit evidences obtained, the audit methodology and tools used, and the scope of audit. Okay, let's move on. स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशंस आपको इन 3 केसेस में करनी पड़ती है. पहले केस है जब आपको कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है, यू डिस्कस इट. तो आपने कौन सा मैटर है जो सिग्निफिकेंट था जिसका डिस्कशन किया है, किसके साथ किया है, कब किया है, और आपके जो डाउट्स थे, जो इनकन्सिस्टेंसीज थी वो कैसे आपकी रिजॉल्व हुई, कैसे अराइज हुई थी, और रिजॉल्व हुई तो कैसे हुई, नहीं हुई तो भी क्या. तो वो आपको सभी कुछ बताना पड़ेगा. ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो आपने डिस्कस करे, किसके साथ करे, कब करे, और कैसे आपकी इनकन्सिस्टेंसीज, डाउट्स को रिजॉल्व किया गया और वो कैसे अराइज हुए थे. राइट. सेकेंड वन इज द डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स. जो जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स थे आपने वो वाले ना परफॉर्म करके कुछ और परफॉर्म किया. क्यों किया, सबसे पहला क्वेश्चन आया ना दिमाग में बोलते ही, तो रीज़न क्या है फॉर द डिपार्चर. चलो आपने डिपार्चर करा तो करा, लेकिन इसके जगह पर कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म क्या हैं वो बताओ, उसका डॉक्यूमेंटेशन करो. थर्ड वन इज दी मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, साइन कर दी, उसके बाद कुछ ऐसे मैटर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो आपने ऑडिट ओपिनियन दी है इन योर ऑडिट रिपोर्ट, दिस माइट नॉट बी राइट, या कुछ चीज़ों का डिस्क्लोजर और करने की रिक्वायरमेंट थी बट आपने नहीं करी क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है वो मैटर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे तो दिख नहीं रहे थे. तो बिकॉज ऑफ विच now they have been noticed after the date of audit report. So what are those matters. देखो ऐसे कौन से circumstances हैं जिसकी वजह से आपको लगा ये matters arise हो रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्या क्या additional procedures perform करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपने कौन से additional procedures perform किए हैं, कौन कर रहा है, कब किए जा रहे हैं ये procedures. तो ये सभी कुछ आपको document करना पड़ेगा. यहाँ पर ना गलती से produced word आ गया, this is performed. Please make a correction over here.
बाय होम एंड व्हेन द प्रोसीजर्स वर परफॉर्म्ड होना चाहिए, गलती से मैंने प्रोड्यूस लिख दिया। ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या है। डिस्कशंस ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट इज द मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, रिटेंशन पीरियड कितना होता है? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज योर रिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। क्या वर्किंग पेपर्स किसकी ओनरशिप होती है? कौन होता है वर्किंग पेपर्स का ओनर? ऑडिटर होता है भाई, ऑडिटर। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, हाउएवर ही मे प्रोवाइड एट हिज डिस्क्रिशन, सब इंपॉर्टेंट वर्ड, एट हिज डिस्क्रिशन, अपनी डिस्क्रिशन पर चाहे तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स टू क्लाइंट्स, चाहे तो दे सकता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी टू द ऑडिटर। हाउएवर शुड नॉट बी गिवन एक्सेस टू अदर्स, कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट की वजह से। ये नहीं जिस मर्जी को चाह रहा है उस मर्जी को दे जा रहा है, नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है भाई, क्लाइंट का इतना सेंसिटिव डेटा होता है जिस पर आपने काम किया होता है, आप ऐसी किसी को सबको थोड़े ना दे सकते हो, चाहे फिर कोई आपसे दूसरा आपका जैसा ऑडिटर ही क्यों ना मांग रहा हो, तब भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती टू गिव योर वर्किंग पेपर्स। एक्सेस में बी अलाउड टू सक्सेसर ऑडिटर एज रिक्वायर्ड व्हेन SA 300, SA 300 के अंदर जैसे बोला हुआ था कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से सक्सेसर ऑडिटर मांग सकता है वर्किंग पेपर्स, पूछ सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि क्या आप मुझे अपने वर्किंग पेपर्स दे सकते हो, मुझे समझना है कि आपने किस तरीके से प्रोसीजर्स किए थे, किस तरीके से मुझे अप्लाई करने चाहिए। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, अगर लॉ एंड रेगुलेशन में प्रोहिबिटेड है कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं दे सकते, तो आप नहीं दोगे। ठीक है, disclosure of working papers does not undermine the validity of work performed in any case, किसी भी केस में आपके वर्किंग पेपर्स डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि आपने जो काम किया था वो वैलिड नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता, ना ही अगर आपकी कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट थी तो उस केस में इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ना ही ऑडिटर पर, ना ही उसके पर्सनल पर, किसी पर भी आप ये क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि आपकी इंडिपेंडेंस कम हो गई, नहीं, यू कैन नॉट से दैट। सो क्विकली एक बार ये 230 ऐसे क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स में आप किस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करते हो? कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंसेस कलेक्ट करे और कंक्लूजन जिस भी बेसिस पर रीच कर रहे हो। ये किस लिए काम आता है? इसका पर्पस होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अपने ऑडिट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए, ऑडिट को एफिशिएंटली इफेक्टिवली करने के लिए, अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स पर अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, अपने आप को चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस से सेफगार्ड करने के लिए। इसका फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड क्या होता है? एंट्री ऑफ procedures performed, result of procedures performed, evidences collected, significant matters noticed during the audit, and what is the basis of my conclusions. What are the factors that affect the form, content and extent of documentation? So the nature and size of the client's business, the scope of audit, audit methodology and the tools used, legal and regulatory requirements, the risks of material misstatements which are identified, nature of audit procedures, the type of engagement, significance of audit evidences obtained, the scope of audit. So these are some of the factors which affect the form, content and extent of my audit documentation. What are the 3 cases where specific documentation is required? First one is the discussion of significant matters. Second one is the departure from the generally accepted procedures. Third one is the matters arising after the date of audit report. Okay, इनके अंदर के points repeat करने की ज़रूरत है। चलो कर लेते हैं। डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, यू हैव टू डिस्कस, आपको क्या क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कौन सा मैटर डिस्कस किया था, किसके साथ किया था, कब किया था, कैसे आपकी जो भी डाउट्स थे, इनकन्सिस्टेंसीज थी वो कैसे रिजॉल्व हुई, आपने डिपार्चर अगर किया है फ्रॉम दी जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स तो उसका रीज़न क्या था, उसमें आपने क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं। अच्छा, तीसरा था मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर विच आर दी सर्कमस्टांसेस जो आपने एनकाउंटर किए हैं जिसके बेसिस पर यू आर सेइंग दिस, आपने इस पर क्या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, कब किए हैं, सब बताना है। रिटेंशन पीरियड कितना होता है? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पर किसी को डिस्क्लोज कर सकता है, जैसे कि क्लाइंट मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा और ऑडिटर चाहेगा तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पर कुछ एक्सट्रैक्ट्स वर्किंग पेपर्स के दे सकता है, लेकिन ये सभी को डिस्क्लोज कर दे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। ऐसे 300 के हिसाब से हमने पढ़ा था कि अगर कोई सक्सेसर ऑडिटर है तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर्स पूछ सकता है, कि रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसको वर्किंग पेपर्स दे दे, तो चाहेगा तो दे देगा, लेकिन अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते तो नहीं दोगे।
अच्छा, डिस्क्लोजर करने से आपकी कहीं भी जो आपने काम किया है उसकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता, ना ही आपकी इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन किया जा सकता है अगर आपने कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड की। आई होप आपको ये ऐसे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इनफैक्ट याद भी हो गया होगा साथ ही साथ। 3 बार हमने इसको पढ़ लिया है, एक बार ये हमने ब्रीफली समझा, ब्रीफली के डिटेल में ही समझ लिया था, उसके बाद हमने सारे नोट्स को गो थ्रू किया और साथ साथ रिवाइज किया, और तीसरी बार हमने क्विकली सारे के सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर लिया। तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करना, आपको ऐसे 230 याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप you like this video. If you did, please give it a big thumbs up, share it with your friends, and subscribe to the channel in case you haven't done it yet. So till then, I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy, and I'll be back. Bye bye.